ये आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा था। I entirely beg you for your forgiveness. उसने दुनिया की एक सबसे खतरनाक और गुप्त देश नॉर्थ कोरिया में एक क्राइम किया था। ओटो भी और अमेरिकन लड़कों की तरह बड़ा हुआ था। वो स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, एम्बिशियस था। उसने अपनी हाई स्कूल क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो उसके ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा करता था। जब कॉलेज का समय आया तो ओटो ने एक साहसी कदम उठाया। उसने हांगकांग में पढ़ाई करने का फैसला किया, दुनिया देखने और नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। 2016 में जब ओटो हांगकांग में था, उसने एक बहुत ही रेयर मौका मिला दुनिया की सबसे बंद देश का टूर करने का। उसने यंग पायोनियर टूर्स नामक कंपनी के साथ अपना टूर बुक किया, जिसका स्लोगन था, हम आपको ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां आपकी माँ चाहती है कि आप ना जाए। उन्होंने नॉर्थ कोरिया में 5 डेज बिताने का प्लान बनाया था। अपने दौरान उन्होंने काफ़ी मशहूर जगह देखी, खूब सारा खाना और ड्रिंक एंजॉय किया और प्योंगयांग में 2 बजे रात को न्यू ईयर 7 का ज़बरदस्त फायरवर्क शो देखा। ओटो ने एक चैलेंज लेने के फैसला किया, जो कोई टूरिस्ट पहले भी अटेम्प्ट कर चुके थे। ये चैलेंज का नाम है 5th फ्लोर चैलेंज। ओटो और उसकी टूर ग्रुप यांगेट को होटल में रुक रहा था, जो अपने गुप्त 5वीं मंजिल के लिए मशहूर है। ये फ्लोर सिर्फ स्टाफ के लिए अलाउड है, लेकिन एलिवेटर का इस्तेमाल करके है टूरिस्ट इस चुपकी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। 5th फ्लोर में स्टाफ के रहने की जगह है और पूरी मंजिल प्रोपागेंडा पोस्टर से भरी होती है, जो इसे होटल के बाकी हिस्से से अलग बनाती है। यह होटल के सर्वेलेंस सेंटर भी है। होटल के हर रूम में लिसनिंग डिवाइसेस और कैमरास लगे होते हैं। आमतौर पर जब टूरिस्ट 5वीं फ्लोर पर पकड़े जाते हैं तो उन्हें सिर्फ वहां से निकालने को कहा जाता है। ज़्यादातर टूरिस्ट कंफ्यूज्ड होने का नाटक करते हैं और उनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन ओटो के लिए बात कुछ अलग थी। ओटो ने स्टाफ ओनली एरिया से एक प्रोपागेंडा पोस्टर लेने के लिए फैसला किया। उसने ये काम न्यू ईयर्स डे की रात को करीब 2 बजे किया। उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रिप जारी रखी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। कुछ दिनों के बाद ओटो और उसका टूर ग्रुप प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। सडनली 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए और ओटो के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये साफ था कि ओटो को उनके साथ जाना ही होगा। उस समय ओटो के एक दोस्त ने मजाक में कहा, लगता है ये आखिरी बार होगा जब हम तुम्हें देखेंगे। ओटो और उसके दोस्त दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, ये समझकर कि ये सिर्फ एक रूटीन सिक्योरिटी चेक होगा। लेकिन इसमें एक काली हकीकत थी, क्योंकि ये सच में आखिरी बार था जब उस टूर ग्रुप ने ओटो को देखा। बाकी टूर ग्रुप तेज चढ़कर चले गई, लेकिन ओटो नॉर्थ कोरिया में ही रह गई। जल्दी ही उसकी गिरफ्तार की खबर नॉर्थ कोरियन टेलीविज़न पर KCNA के माध्यम से दिखाई गई। सीधा ये कहा गया कि ओटो को राज्य के खिलाफ एक हॉस्टाइल एक्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। 6 हफ्ते तक नॉर्थ कोरियन अधिकारियों ने ये बताने की इनकार किया कि उसने गलत क्या किया था। फिर फरवरी 29, 2016 को एक अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था। उसमें ओटो और बहुत सारे नॉर्थ कोरियन पुलिस ऑफिसर मौजूद थे।
उस समय ओटो को एक प्रिपेयर्ड बयान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने होटल के 5वीं मंजिल से एक प्रोपागेंडा पोस्टर चोरी किया था। उसका कन्फेशन जबरदस्ती करवाया गया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने नॉर्थ कोरियन सरकार और लोगों से रहम की भीख मांगी, लेकिन ये सब कुछ बेकार था। ओटो पर चोरी करने का जुर्म लगाया गया नॉर्थ कोरियन सरकार के दौरान। उसकी सभी गुजारिश के बावजूद नॉर्थ कोरियन कोर्ट्स ने उस पर कई दया नहीं दिखाई, सिर्फ एक पोस्टर चोरी करने के लिए। उससे 15 साल की हार्ड लेबर की सज़ा सुनाई गई। वो ये सज़ा नॉर्थ कोरियन के मशहूर जेल कैंपस में काटने वाला था। ओटो करीब 1.5 साल तक जेल में रहा। इस तरह नया निगोशिएशन चल रहे अमेरिकन और नॉर्थ कोरियन सरकार के बीच में, और जल्दी ही ये घोषणा की गई कि नॉर्थ कोरिया ने ओटो को छुड़वाने का फैसला किया। आप सोच सकते हैं कि कहानी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि कहानी ख़त्म हो चुकी है ओटो को छुड़वाने के बाद, लेकिन असली ट्रेजेडी अब तो शुरू होगा। एक नॉर्थ कोरियन प्रतिनिधि ने कहा, ओटो को अरेस्ट करने के बाद वो जब जेल में था उसका फूड ब्रोन डिजीज बोटुलिज्म हो गया था, और उसके बाद ओटो ने एक स्लीपिंग पिल लेने के वजह वो कोमा में। नॉर्थ कोरिया ने ओटो की मदद करने की कोई कोशिश नहीं की थी और उसका मेडिकल कंडीशन को बस अवॉइड किया। कोमा हो जाने के बाद ओटो को प्यांगयांग फ्रेंडशिप हॉस्पिटल ले जाया गया नॉर्थ कोरियन सरकार के द्वारा। एक खास प्लेन अमेरिका से नॉर्थ कोरिया भेज गया, जो ओटो को वापस घर ले आया। ओटो अब भी कोमा में था जब उससे मेडिकल फ्लाइट से ले गया। जब प्लेन अमेरिका पहुंचा, ओटो अपने देश की मिट्टी पर वापस था, लेकिन अब भी होश में नहीं था और कोई क्योर होने का संकेत नहीं दिख रहे थे। कुछ दिन बाद ओटो ने खुद से सांस लेना शुरू किया, अपनी आंखें खोली, लेकिन वो अब भी वेजिटेटिव स्टेट में था, जिसका मतलब था कि उससे अपने सराउंडिंग की कोई समझ नहीं थी। वो हिल नहीं सकता था और किसी से बात नहीं कर सकता था। ब्रेन स्कैन के अनुसार ओटो के दिमाग का काफ़ी हिस्सा नुकसान में था, जो शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ था। कई लोग मानते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा उस पर की गई एक टर्चर का हिस्सा था। फाइनली 19 जून 2017 को दोपहर 2 बजे ओटो का निधन हो गया। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। बहुत सारे सपने थे, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म। उसके परिवार ने अपने शोक को व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। कई एक्सपर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के ट्रीटमेंट ने ओटो की मौत का कारण बना। शायद ओटो ने एक प्रोपागेंडा पोस्टर चोरी किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उसका जान छीन ली। इस घटना के बाद यूएस सरकार ने किसी भी अमेरिकन टूरिस्ट के नॉर्थ कोरिया जाने पर रोक लगा दी। अप्रैल 2018 में ओटो के माँ बाप ने नॉर्थ कोरियन सरकार पर मुकदमा ठोका। उन्हें टर्चर और हत्या का दोष लगाया। नॉर्थ कोरिया ने कोर्ट में कुछ नहीं विरोध किया और जवाब ना देने के कारण नॉर्थ कोरिया को दोषी पाया गया।